हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम टू वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखेंगे। अगर हमें दो वेक्टर दिए जाते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर उनके बीच में डॉट लगाया जाता है तो वो डॉट प्रोडक्ट बन जाती है। अगर क्रॉस लगाया जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सो इस लेक्चर के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। और हमें पता है कि जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, चाहे ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी से कर लो, चाहे बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए से कर लो, हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मीन्स एक वेक्टर मिलेगा हमें। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो हमें एक वेक्टर मिलता है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम ए क्रॉस बी का या फिर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखें, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। मींस ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम चाहते हैं उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताना। इसी तरह से बी क्रॉस ए भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हम चाहते हैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बताना, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। ए क्रॉस बी का या फिर बी क्रॉस ए का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और वो किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और थीटा कौन सा एंगल है? स्मॉलर एंगल है। ये हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे बताते हैं। पहले तो दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाते हैं, और जो छोटे वाला एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और वही आपका ये थीटा एंगल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ए क्रॉस बी पता करें, तो ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर होगा। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं? पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। मैग्नीट्यूड तो हम लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या है? उसकी डायरेक्शन है। और हमें पता है डायरेक्शन तो कैसे बताई जाती है? यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एन कैप। तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। किसकी डायरेक्शन में है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है। तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। मतलब जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन में ये एन कैप क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एन कैप क्या है? वो यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। अगर आप बी क्रॉस ए लिखना चाहते हो, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर लिखोगे जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में होगा। तो हमने एम कैप लिख दिया। एम कैप क्या है? यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। किसके अलोंग? बी क्रॉस ए के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए करने से जो वेक्टर आता है, अगर हम चाहते हैं उसकी डायरेक्शन बताना, मतलब एन कैप या फिर एम कैप बताना चाहते हैं। एन कैप का मतलब यही तो डायरेक्शन बता रहा है। मतलब हम एन कैप की या फिर एम कैप की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में वो होगा। एन कैप क्या है? कि यूनिट वेक्टर ही तो है। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो हम इसकी डायरेक्शन किससे बता सकते हैं? राइट एंड थंब रूल या फिर राइट एंड स्क्रू रूल का यूज करके एन कैप और एम कैप की डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर हमें एन कैप की डायरेक्शन पता लग जाए, तो हमें ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अगर हमें एम कैप की डायरेक्शन पता लग जाए, तो हमें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पता लग जाएगी। क्योंकि जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है, उसी डायरेक्शन में एन कैप है। जिस डायरेक्शन में बी क्रॉस ए है, उसी डायरेक्शन में एम कैप है। सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करनी है तो एन कैप की डायरेक्शन पता कर लो। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पता करनी है तो एम कैप की कर लो। जिस डायरेक्शन में एम कैप होगा, उसी डायरेक्शन में बी क्रॉस ए होगा। जिस डायरेक्शन में एन कैप होगा, उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होगा। सो इनकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट एंड थंब रूल या फिर राइट एंड स्क्रू रूल से बता सकते हैं।
अब देखिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मतलब ये एन कैप की डायरेक्शन है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मतलब ये एम कैप की ही डायरेक्शन है। अगर हम राइट एंड थंब रूल की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, हम राइट एंड की जो उंगलियां है उसको ए क्रॉस बी घुमाएंगे तो थंब हमें किसकी डायरेक्शन दे देगा, ए क्रॉस बी की। अगर हम राइट एंड की उंगलियों को बी क्रॉस ए मतलब बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो थंब हमें किसकी डायरेक्शन दे देगा, बी क्रॉस ए की। मीन्स राइट एंड थंब रूल में क्या होता है कि हम राइट एंड की उंगलियों को अगर बी से ए की तरफ घुमाते हैं तो हमें थंब किसकी डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी की या फिर एन कैप की। अगर हम कहें कि हम राइट हैंड की उंगलियों को बी से ए की तरफ घुमाते हैं तो थंब हमें किसकी डायरेक्शन देगा, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देगा। मीन्स एम कैप की डायरेक्शन देगा। मतलब थंब हमें ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देता है। ए क्रॉस बी की कब देगा, जब हम ए से बी की तरफ घुमाएंगे। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कब देगा, जब हम बी से ए की तरफ घुमाएंगे। जैसे हम देखते हैं इस केस में अगर हम ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाते हैं राइट हैंड की। ये देखो मैं ए से बी की तरफ घुमा रहा हूं तो थंब कहाँ है, नीचे। और तो देखो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इनवर्ड होगी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ए क्रॉस बी अंदर की तरफ होगा और इस प्लेन ऑफ पेपर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी से ए की तरफ उंगलियों को घुमाऊंगा तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो ऊपर आ रहा है तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और ये तो हम देख ही रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है एक अंदर है एक बाहर है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या फिर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, नीचे होगा। अब देखिए इस केस में करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा है हमारा थंब। तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो बी क्रॉस ए तो हम सीधा भी कह सकते हैं, ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, इनवर्ड। क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर करना चाहें तो कर लीजिए, बी क्रॉस ए करोगे तो बी से ए की तरफ उंगलियां घुमाइए तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो इस तरह से आप राइट एंड थंब रूल का यूज करके ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बता सकते हो। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जाननी है तो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओगे। अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जाननी है तो बी से ए की तरफ अपनी राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, राइट एंड स्क्रू रूल। स्क्रू मतलब कोई भी पेच जो हम यूज करते हैं घरों में, अगर वो अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ है, अगर वो बाहर की तरफ निकल रहा है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। देखो इसमें ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी करोगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो जो क्या होगा, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। इस केस में देखो ए क्रॉस बी करोगे तो कहाँ आ रहा है, स्क्रू आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, आउटवर्ड। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो बी से ए की तरफ लेके आओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर। तो बी क्रॉस ए कहाँ है, इनवर्ड है। तो इस तरह से आप राइट एंड थंब रूल या फिर राइट एंड स्क्रू रूल से आप क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन बता सकते हो। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और वो किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती है। मतलब ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी से
या बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए से, दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में दोनों इक्वल होते थे। यहाँ पे क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। इसीलिए ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है बी क्रॉस ए का। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। हमने मान लिया ए क्रॉस बी जो है वो सी वेक्टर के इक्वल है। मतलब दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी है, और वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो सी वेक्टर के इक्वल है। तो सी वेक्टर जो होगा, मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। या फिर ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो पूरा का पूरा वेक्टर है, जिसको आपने सी वेक्टर नाम दिया है, वो परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है। सिमिलरली बी क्रॉस ए के लिए भी होगा। और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री का मतलब पैरेलल है, 180 डिग्री का मतलब एंटी पैरेलल है। मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अपोजिट होंगे, तब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। क्योंकि साइन 0 भी कितना होता है, 0, और साइन 180 भी कितना होता है, 0। और ए क्रॉस बी से तो एक वेक्टर आता है, और वो वेक्टर क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गुणा में डायरेक्शन। तो ये क्या आएगा, 0 वेक्टर। ये किसके बराबर आएगा, 0 वेक्टर के। क्योंकि ए क्रॉस बी करने से वेक्टर आता है, इसलिए हमने 0 वेक्टर नाम दिया। और यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा तो 0 नाम दिया। यहाँ पर एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से एक नंबर आता है और यहाँ से आपको एक वेक्टर आता है, इसलिए 0 वेक्टर दिया आपने। अगर आप m टाइम्स a वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट n टाइम्स b वेक्टर से करते हो, तो m और n की गुणा तो इधर आ जाती है बार, और a की क्रॉस प्रोडक्ट किससे कर दोगे, b से। अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो, मतलब अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड या फिर b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a का मैग्नीट्यूड गुणा में b का मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के साथ करते हो, तो आंसर कितना आता है, 0 वेक्टर ही आता है आपका। अब देखिए, हमें पता है अगर दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर का मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री एंगल है तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 वेक्टर आएगी। मतलब दो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आती है, 0 वेक्टर आती है। दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आती है, 0 वेक्टर आती है। अब देखिए, आई कैप क्रॉस आई कैप भी कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, 0 आती है। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। के कैप क्रॉस के कैप भी क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ये दोनों सेम हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, 1 आती है। आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, 1। के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, 1। लेकिन क्रॉस में क्या होगा, ये 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर डॉट की बात करें, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, लेकिन अगर ये दोनों सेम ना हो, अगर ये सेम होंगे तो 1 आएगा। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट हो, ये आई कैप हो, ये जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, मतलब ये डिफरेंट होंगे, तब आंसर कितना आता है, 0 आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक साइकिल से याद करते हैं, इस तरह से कि अगर हम साइकिल में ऐसे घूम रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके अपोजिट घूम रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव लेंगे। देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब आई कैप से जे कैप की तरफ आ रहे हो तो आंसर क्या आएगा, के कैप। मतलब सेम साइकिल में चल रहे हो तो आंसर क्या आएगा, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप से के कैप की तरफ जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, आई कैप।
और सेम तरह से जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, अगर आप उसके अपोजिट जा रहे हो एरो के तो नेगेटिव लोगे। तो आई कैप क्रॉस जे कैप में देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप में सेम तरह से जा रहे हो तो वैल्यू के कैप क्या ली गई, पॉजिटिव। और जे कैप क्रॉस के कैप सेम तरह से जा रहे हो तो पॉजिटिव आई कैप लिया गया। और के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होगा, जे कैप के। लेकिन अगर जे कैप क्रॉस आई कैप हो, जे कैप क्रॉस आई कैप लोगे तो आप अपोजिट मूव कर रहे हो, तब इसकी वैल्यू क्या लोगे, माइनस के कैप। और के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे। और आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप भी आप अपोजिट मूव कर रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस का जे कैप लिखोगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस साइकिल से कि आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होता है, जे कैप क्रॉस के कैप, या जो भी आपसे पूछे वो इस साइकिल से बता सकते हो। अगर इसी के अकॉर्डिंग मूव करोगे तो पॉजिटिव लेना है, अगर इसके अपोजिट मूव करोगे तो नेगेटिव वैल्यू लोगे। अब देखिए, अगर आपसे कहे 3 आई कैप क्रॉस 5 जे कैप, मतलब 3 और 5 को तो आप बाहर रख लोगे, 15 हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर है, के कैप के, तो इसको कितना लिखोगे, 15 के कैप लिखोगे। अगर आपसे कहे 6 आई कैप क्रॉस माइनस का 5 आई कैप, तो माइनस के 5 और 6 की गुणा तो बाहर आ जाएगी, माइनस का 30। और आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और अगर आपसे कहे 5 जे कैप क्रॉस 3 आई कैप, तो आप क्या लिखोगे, 5 तिये 15 तो बाहर आ जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। और जे कैप क्रॉस आई कैप है तो देखो, जे कैप क्रॉस आई कैप अपोजिट मूव कर रहे हो तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का के कैप लिखा जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 15 के कैप आएगा। तो इस तरह से अगर आपको सिंपली दो वेक्टर्स की जिसमें एक के की टर्म हो तो आप सिंपली उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। अब देखिए, हम क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि आपको जो दो वेक्टर दिए जाएंगे वो आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में दिए जाएंगे। सो आपको यहाँ पे दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ, तो यहाँ पर हम सारा लेते हैं डेटर्मिनेंट का, डेटर्मिनेंट का सारा लेकर के हम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, दो ऐसे डंडे लगाते हैं, यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हैं। और ए क्रॉस बी कह रहा है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट पहले लिखेंगे और बाद में किसके लिखेंगे, बी वेक्टर के। मतलब ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, आई कैप के नीचे आई कैप वाला कोफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप वाला कोफिशिएंट और के कैप के नीचे के कैप वाला कोफिशिएंट। और फिर लिखेंगे बी वेक्टर के, आई कैप के नीचे आई कैप वाला कोफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप वाला कोफिशिएंट और के कैप के नीचे के कैप वाला कोफिशिएंट। दोबारा से समझते हैं, दो डंडे लगाने हैं ऐसे आपको, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होती है आपकी फर्स्ट रो। मतलब फर्स्ट रो में आप आई कैप, जे कैप, के कैप लिखोगे। और सेकंड रो में आप क्या लिखोगे, जो आपसे पहले लिखा जा रहा है, ए क्रॉस बी है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखोगे सेकंड रो में। और थर्ड रो में किसके लिखोगे, बी वेक्टर के। अगर वो बी क्रॉस ए कहता तब आप पहले किसके लिखते, इसमें बी वेक्टर के लिखते, और बाद में इसमें किसके लिखते, ए वेक्टर के। और सेकंड रो में जब आप ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखोगे तो आई कैप के नीचे आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप का और के कैप के नीचे के कैप का। और बी वेक्टर के लिखोगे तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट आई कैप के नीचे आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप के नीचे के कैप का। फिर क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। मतलब फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, आई कैप एज इट इज लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस के कैप लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। मीन्स
आई कैप लिखा, ऐसे आपने ब्रैकेट लगाई, माइनस लिखते हैं, देखो यहाँ पे प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, आई कैप फिर ब्रैकेट, माइनस का जे कैप फिर ब्रैकेट, प्लस का के कैप फिर ब्रैकेट। अब देखो क्या करना है, आई कैप का मतलब आपको इस फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, इस रो के अलोंग। तो क्या करोगे, जब आप आई कैप का इसके लिए करोगे ना, तो ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, और ये वाली रो तो आपको देखनी ही नहीं है। जब ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो क्या करोगे, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे, मतलब क्या कहोगे आप कि ये रुक नहीं रहा, रुक गया, चलो। देखो, आपको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट रो को तो आप भूल जाइए ऐसा लिखने के बाद। फिर क्या करोगे, अगर आई कैप का कर रहे हो तो ये जो कॉलम है इसको भूल जाओ, A2 की गुणा किससे करो, B3 से, तो A2 B3 माइनस आएगा, B2 की गुणा किससे करोगे, A3 से, तो B2 की गुणा किससे करोगे, A3 से, इसकी इससे गुणा माइनस इसकी इससे गुणा। फिर आप आ जाइए जे कैप पे, फिर क्या करोगे, इसको भूल जाओ सेकंड कॉलम को, ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है सेकंड कॉलम, ये होता है थर्ड कॉलम, ये होता है फर्स्ट रो, ये होता है सेकंड रो, ये होता है थर्ड रो। अब आप सेकंड कॉलम को भूल जाइए, तो क्या करोगे, A1 की गुणा किससे होगी, B3 से, तो A1 की गुणा किससे होगी, B3 से, माइनस B1 की गुणा किससे होएगी, A3 से। अब फिर आप किसको भूल जाओगे, थर्ड कॉलम को, इसको भूल जाइए। तो अब क्या होगा, A1 की गुणा किससे होएगी, B2 से, माइनस B1 की गुणा किससे होगी, A2 से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती है। जस्ट आपको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। आई कैप का ये जो ब्रैकेट में क्या होगा वो कैसे लिखोगे, इसको भूल जाओ, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे। फिर जे कैप के साथ जो ब्रैकेट में क्या लिखना है, सेकंड कॉलम को भूल जाओ, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, और के कैप वाले कॉलम को भूल जाओ, इसकी गुणा इससे करोगे माइनस इसकी गुणा इससे करके लिख दोगे। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ए क्रॉस बी निकल जाए और आपसे कहे बी क्रॉस ए बी निकालो, तो आप जस्ट माइनस लगा देना, क्योंकि आप क्यों टाइम कंज्यूम करोगे अपना। लेकिन आप निकाल सकते हो, बी क्रॉस ए निकालोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट बी के लिखोगे पहले, और बाद में किसके लिखोगे, ए के लिखोगे। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 है, तो आपसे एंगल पूछ रहा है उनके बीच में क्या होगा। सो हमें पता है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो यहाँ से हम साइन थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 4, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और आपसे कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, वही डेटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, यहाँ पर जे कैप लिखेंगे, यहाँ पे के कैप लिखेंगे। ए क्रॉस बी है तो पहले ए कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे, आई कैप के नीचे आई कैप का, जे कैप के नीचे जे कैप का, और के कैप के नीचे के कैप का, और बाद में किसके लिखेंगे, बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का जे कैप लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का के कैप लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, आई कैप वाला करेंगे तो इसको भूल जाएंगे, जब हम इसको भूल जाएंगे तो क्या होगा कि -3 की गुणा किससे होएगी, -5 से, तो ये 15 आ जाएगा। -2 की गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो 2 आ जाएगा। लेकिन जब हम जे कैप वाला करेंगे तो इस कॉलम को भूल जाएंगे,
जब हम इस कॉलम को भूल जाएंगे तो 2 की गुणा किससे करेंगे, माइनस के 5 से, तो माइनस का 10 आएगा माइनस। और 1 की गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो 1 आएगा। और जब हम के कैप वाला करेंगे तो इस थर्ड कॉलम को भूल जाएंगे, 2 की गुणा किससे करेंगे, 2 से 4, माइनस 1 की गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए 15 माइनस 2 कितने आ गए, 13, तो 13 आई कैप, माइनस के 11 और माइनस क्या हो गया, प्लस के 11 जे कैप हो गया। और 4 और 3 7, तो प्लस का 7 क्या हो गया आपका, के कैप हो गया। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं इजीली से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर पूछ रहा है जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। और हमने बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। सो हमसे वो क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी का वेक्टर ही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, वही डेटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी है तो ए के कोफिशिएंट लिखेंगे आई कैप के नीचे आई कैप का, जे कैप के नीचे जे कैप का, और के कैप का नहीं है तो जीरो लिखेंगे। ऐसे ही बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के नीचे, तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक, तो एक लिखेंगे। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक, और के कैप का नहीं है तो जीरो लिख देंगे यहाँ पे हम। अब देखिए कैसे करोगे, आई कैप लिखोगे ब्रैकेट, माइनस का जे कैप ब्रैकेट, प्लस का के कैप एंड ब्रैकेट। अब देखो आप सीधा भी कर सकते हो, आई कैप के लिए ये छोड़ दोगे ये छोड़ दोगे, 3 की गुणा जीरो से करोगे जीरो, माइनस 1 की गुणा जीरो से करोगे जीरो। माइनस जे कैप के लिए क्या करोगे, ये भूल जाओगे, 2 की गुणा जीरो से करोगे जीरो, माइनस 1 की गुणा जीरो से करोगे जीरो। और के कैप के लिए इसको भूल जाओगे, 2 की गुणा 1 से करोगे 2, माइनस 1 की गुणा 3 से करोगे 3, तो ये तो जीरो जीरो ही आ जाएंगे। और ये क्या आएगा, माइनस का 1, मतलब माइनस का के कैप ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने वो वेक्टर निकाल लिया जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। पहले तो हम वेक्टर ही निकालेंगे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। मतलब जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर पहले तो हम एक वेक्टर निकालेंगे ना। मान लेते हैं वो वेक्टर है आपका सी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम निकालेंगे वही वेक्टर तो आपका उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और मान लेते हैं वो किसके बराबर है, सी वेक्टर के। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी कैप पूछा जा रहा है। तो हम सी कैप कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हम पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, और उसका हमने नाम क्या रख दिया, सी वेक्टर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, सी कैप पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर। तो हम कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो किसके इक्वल होगा, वही प्रोसीजर लगाएंगे डेटर्मिनेंट वाला, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए क्रॉस बी है तो पहले कोफिशिएंट किसके लिखेंगे, ए के, जो क्या है एक, दो, माइनस एक, तो क्या लिखोगे, एक, दो एंड माइनस एक। और बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, माइनस एक, माइनस के दो एंड माइनस के दो। आपने लगा लिए, यूज कर लिए कोफिशिएंट सभी के। अब क्या लिखोगे, वही चीज आई कैप और ब्रैकेट, माइनस का जे कैप एंड ब्रैकेट, प्लस का के कैप एंड ब्रैकेट। अब क्या करोगे, आई कैप के लिए क्या करोगे, इस कॉलम को भूल जाओगे, ये रो तो आपको यूज ही नहीं करनी, इस कॉलम को भूल जाइए। 2 की गुणा माइनस 2 से करोगे माइनस का 4, माइनस, माइनस 2 की गुणा माइनस 1 से करोगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। माइनस का जे कैप के लिए क्या करोगे, इसको भूल जाओगे, 1 की गुणा माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस ये लगेगा, और फिर माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। और के कैप के लिए इसको भूल जाओगे, 1 की गुणा माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा,
फिर ये माइनस लगता है और -1 की गुणा 2 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। सो -4 और -2 तो कितने आ गए, माइनस का 6 आई कैप, -2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये प्लस के कितने हो गए, 3 हो गए जे कैप, और -2 और +2 तो कैंसल आउट हो गए, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये आपका आ गया सी वेक्टर। तो अगर आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा सी कैप के लिए, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -6 का सुकेर 36 और 3 का सुकेर 9, 36 और 9 कितने होते हैं, 45। तो आपका सी कैप कितना आ जाएगा, अब सी वेक्टर को सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, -6 आई कैप प्लस 3 जे कैप बटे में √45। तो जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 6 बटे √45 आई कैप प्लस का 3 बटे √45 जे कैप। और अगर आप √45 को लिखना चाहो तो √45 को आप क्या लिख सकते हो, √9 गुणा में 5। 9 पंजे 45 ही तो होते हैं, 9 पंजे क्या होते हैं, 45, और 9 का 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो 3√5 लिख सकते हो। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 6 बटे में 3√5 आई कैप प्लस का 3 बटे में 3√5 जे कैप। तो ये 3 से तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 पे, और 3 से 3 ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 बटे √5 आई कैप प्लस का 1 बाय √5 जे कैप। तो आपको ये आंसर भी मिल सकता है एग्जाम में। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, या फिर कोई वेक्टर निकाल सकते हो किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर। मतलब जब भी आपको किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सिंपली, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये था कंसेप्ट आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।